Hello students, this is Amar Kumar welcoming you again in my YouTube channel The Study Point Ask Me. How are you all? I hope you all will be very fine. Till now I have provided you 7 videos related to the French Revolution, and this is, as you can see here, this is my 8th video from French Revolution, and the student, this would be the last video from this chapter. In my last video I taught you about the Women's Revolution, and today I am here with some important points. Today through this video I am going to provide you something that would be, first I will teach you today about the abolition of slavery. Second point, the rise of Napoleon Bonaparte, and I, as mentioned earlier, that in the last of my video I will provide you some important, very important questions related to the French Revolution. So in the third you will get the much important questions related to this chapter at the end of my video. So students, watch my videos carefully and try to learn the things which I am going to teach you. So without any more time, I am going to start my today's video that will be based on the 2 important points: abolition of slavery and the rise of Napoleon Bonaparte. So student, let's start with today's video that is based on the abolition of slavery. स्लेवरी के एवोल्यूशन यानी कि स्लेवरी को पूरी तरह से ख़त्म करने के आधार पर हमने ये आज का वीडियो बनाया है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्लेवरी। स्लेवरी को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं गुलामी, एंड स्लेव्स वेयर कॉल्ड एज गुलाम। भाई आपको गुलाम की ज़रूरत ही क्यों थी? व्हाट वाज द reason that you need the slaves? First of all, you should understand what was the requirement of the slaves. Why we need the slaves? क्यों हमें ज़रूरत है स्लैब्स की, हमें गुलामों की क्यों ज़रूरत है? तो स्लैब्स were required for the cultivations of crops and the other essential works, और भी कई दूसरी तरह के essential works के लिए, cultivations के लिए, household works के लिए हमें गुलामों की आवश्यकता थी। अब उस दौरान राजा या मंत्री वो तो काम करेंगे नहीं भाई ना। अब जैसे क्रॉप कल्टीवेशन करना है तो राजा क्या बोलेगा, लाओ भाई हल, मैं चला हल लेकर के खेती करता हूँ। या मंत्री कहेंगे कि हाँ महाराज चलिए मैं भी आपके साथ हूँ, आप हल चलाइएगा और हम लोग उसमें बीज लगाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई वो सब तो रसूखदार हैं। अब वो कैसे आउटर फील्ड में जा कर के वर्क करेंगे? सो दे नीड द वर्कर्स, द लेबर एज स्लेव्स। उनको वर्कर्स चाहिए था, लेबर्स चाहिए था, लेकिन किस तरह के लेबर्स? गुलाम, है ना, जो उनकी गुलामी करे, जो उनके हुक्म को माने। तो इस पूरे स्लेवरी को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। इन ओल्ड रेजिम यानी कि पुराने समय में स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट, स्लेवरी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। इट वाज इन द टाइम ऑफ द लुइस 16। जैसा कि मैंने अभी कहा कि राजा को अर्निंग करना था, अर्निंग करने के लिए उसे क्या चाहिए थे, है ना, स्लैब्स चाहिए थे। इसलिए स्लेवरी को उसने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया, है ना, इसको जारी रखा। फिर क्या हुआ कि 1789 में जब रिवॉल्यूशन हुए तो रिवॉल्यूशंस के बाद क्या हुआ, देयर वाज द आउटकम ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। अब नेशनल असेंबली जो कि थर्ड स्टेट से आते थे वो जानते थे कि इन स्लैब्स की तकलीफ़ें क्या हैं, तो उन्होंने कई बार डिबेट किया, बहस किया कि इस स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बट वाज नॉट एबोलिश्ड, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। क्या कारण था इसको ख़त्म नहीं करने का? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल असेंबली एंड इन द थर्ड स्टेट पीपल देयर वेयर सम बिजनेसमैन एंड द वेल्दियर पीपल ऑल्सो। कुछ वेल्दियर पीपल भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे। अगर इन स्लैब्स को हटा दिया जाए, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाए, तो उन बिजनेसमैन और उन मर्चेंट्स को, उन वेल्दियर पीपल्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। यही कारण है कि इनके बहस होने के बावजूद भी स्लेवरी को एबलिश नहीं किया गया। फिर हमने देखा इन जैकोबिन पीरियड इट वाज एबोलिश्ड इन 1794 बाय कन्वेंशन, है ना, किसके द्वारा? बाय
बाय कन्वेंशन इट वाज एबलिश्ड इन द 1794। और जब नेशनल असेंबली को हटाया गया, कन्वेंशन लाया गया, तो जैकोबिन पीरियड के दौरान क्या हुआ कि स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 years अगेन व्हेन नेपोलियन केम इन पावर, जब नेपोलियन पावर में आया तो स्लेवरी को 1804 में दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंड फाइनली इन द ईयर 1848 स्लेवरी वाज फुली फाइनली एबलिश्ड। ये अभी तक हमने आपको बताया कि स्लेवरी के जो है वो कंडीशंस, फीचर्स कब से कब तक है ना चला। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दौरान पूरे यूरोप में स्लेवरी का उपयोग क्यों किया जाता था और कहाँ किया जाता था। इसमें मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समय कई अलग अलग कंट्रीज़ में फ्रेंच कॉलोनीज़ थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो बहुत ही ठंडा है और उस वजह से वहाँ पर प्रॉपर कल्टीवेशंस नहीं होते थे। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ के तौर पर एज यू कैन सी हियर द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियंस जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मिलेंगे। ठीक है, जब आप ज्योग्राफिकल पिक्चर देखेंगे, एटलस देखोगे, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको कैरेबियंस मिलेंगे, जिसे हम लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं। वहाँ आपको 3 जगह मिलेगा, मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। ये 3 ऐसे कैरेबियन जगह थे जहाँ के जो क्लाइमेटिकल कंडीशन था वो कल्टीवेशंस के लिए बहुत बेहतर थे। और यहाँ कल्टीवेशन किया किन चीज़ों का जाता था? शुगर, टोबैको, कॉफ़ी एंड इंडिगो। इन सभी का पैदावार जो है वो इस रीजन में बहुत ही बेहतर तरीके से होता था और यूरोप में इन सभी की डिमांड्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे, है ना, जो वहाँ के मालिक थे, ठीक है, वो तो खुद काम करेंगे नहीं, तो उनको इस रीजन में काम करने के लिए क्या चाहिए था? गुलाम, है ना, लेबर चाहिए थे। तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ साउथ अमेरिका, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ यूरोप एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अफ्रीका, है ना। ये रहा आपका कैरेबियन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। अब ये रूट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड। उस दौरान क्या है कि यहाँ के जो यूरोपियंस थे, है ना, उनके कॉलोनीज अफ्रीका में भी थे। तो वो क्या हुआ कि वो यहाँ अफ्रीका में आकर के यहाँ से लोगों को हायर करते थे या उनको खरीद लेते थे, ठीक है। उनको खरीद करके वो कहाँ ले जाते थे? कैरेबियन आइलैंड्स, है ना। उनको आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ मैंने मेंशन किया है बॉर्डविक्स एंड नैंटेस। ये 2 जो पॉट्स हैं अफ्रीका में, यहाँ से इन लेबर्स को, इन मज़दूरों को या कह सकते हैं इन गुलामों को खरीद करके शिप में हाथ पैर बांध करके रख दिया जाता था। और वहाँ से अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर आपको मिलेंगे अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन में तकरीबन स्टूडेंट्स 3 मंथ्स का सफ़र करके इन अफ्रीकन्स को, यहाँ के लोगों को कैरेबियन आइलैंड ले जाया जाता था और वहाँ इंडिगो, शुगर, टोबैको और कॉफ़ी का प्रोडक्शन करवाया जाता था। यहाँ इन सभी चीज़ों का कल्टीवेशन होता था और उन कल्टीवेटेड क्रॉप्स को ले जाए जाते थे यूरोप, और इस तरह से वो यूरोपियन जो है वो इससे अर्निंग कर रहे थे, इससे बहुत सारा पैसा बना रहे थे। सो दिस रूट वाज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, है ना। और इस रूट को, इस ट्रेड को, इस व्यापारिक
जो आप ट्रायंगुलर रीजन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इट वाज बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। मैंने अमेरिकाज लिखा है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोथ। सो दिस इज द होल कंडीशन ऑफ द स्लेवरी विच आई टाउट यू। I hope you all have understood this slavery systems and how it was run and it was abolished in 1848. Now student, the second thing is the rise of Napoleon Bonaparte. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself and became a ruler of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का रूलर घोषित कर दिया। He started conquering many European countries like Poland, Belgium। जो फ्रांस के आसपास के जो दूसरे कंट्रीज थे उनको ये कॉन्क्वायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी जो है वो अपने स्टेट्स के लिए या खुद कह सके अपने लिए बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहता था, है ना, बेनिफिट कमाना चाहता था। और उसने कॉन्क्वेर यानी कि हड़प की नीति अपनाई, है ना। वो अपने आसपास के स्टेट्स, अपने आसपास के जो दूसरे कंट्रीज थे उसको उसने कॉन्क्वेर करना शुरू कर दिया। ही कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यूरोप का मॉडर्नाइजर जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। मॉडर्नाइजर कहने का मतलब हो गया आधुनिककर्ता, यानी कि समाज को आधुनिककरण की ओर ले जाने वाला। क्यों ऐसा कहा गया? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स। कई तरह के रिफॉर्म्स है जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हमारे फ्रेंच सोसाइटीज़ में इंट्रोड्यूस किए गए। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, ऐसा नेपोलियन ने माना। अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कही तो इससे जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, वो बहुत खुश हो गए। बोले वाह भाई, ये तो हमारे मज़े की बात हो गई, ये तो हमारे हित की बात हो गई। सेकेंड पॉइंट इज ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस्ड, है ना। अब इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब हो गया एक जैसा, है ना। वेट एंड मेजरमेंट, सपोज डेट मान लेते हैं कि इंडिया में 1 kg इक्वल टू, सपोज डेट इन इंडिया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड इन फ्रांस 1 kg इज इक्वल टू 900 ग्राम। तो इस तरह के अगर कैपेसिटीज़ हों, है ना, तो क्या आप इसको यूनिफॉर्म कहेंगे, एक जैसा कहेंगे, इक्वल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो कस्टमर्स होते थे, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, उनको परेशानियां होती थी। तो नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि अगर 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है तो वो कहीं भी चले जाइए, है ना, इन एनी पार्ट ऑफ द यूरोप, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, 1 kg इज ऑलवेज एनीवेयर इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, सब जगह 1000 ग्राम के बराबर ही होगा। अब इससे क्या है कि कस्टमर्स को या प्रोड्यूसर दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। एंड द थर्ड वन इज ही इंट्रोड्यूस्ड द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं 10 रुपीज़ 25 पैसे, तो इधर हम लोग दिखाते हैं रुपीज़ को और इधर दिखाते हैं हम लोग पैसे को। और यहाँ बीच में जो आप ये छोटा सा पॉइंट देख रहे हो ना, दिस रिप्रेजेंट्स एज अ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुपीज़ और पैसे को एक साथ लिखने के लिए हम लोग यहाँ डेसिमल का यूज़ करते हैं, 10 रुपीज़ 25 पैसे। अब उसने डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया और इससे उसे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि मान लो कि अगर डेसिमल सिस्टम ना है ना, डेसिमल सिस्टम नहीं है, अगर कोई सामान को हम बेच रहे हैं, सपोज डेट मैंने ये मार्कर को ही बेचा, ठीक है, तो ये मार्कर का कॉस्ट मान लो कितना है, 10 रुपीज़। अगर इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ 25 पैसे होते या तो फिर 10 रुपीज़ 50 पैसे होते, और अगर हम 10 रुपये ले रहे हैं तो इसका मतलब वो 25 पैसे और वो 50 पैसे हमारे लॉस हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने 10 पेन खरीदे तो हमें अर्निंग कितना हुआ, 100 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर 25 पैसा है या तो फिर 50 पैसा अगर है तो हमें 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया गया डेसिमल सिस्टम, जिससे जो है वो
व्यापारियों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। देन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, और फिर वाटरलू का जब युद्ध हुआ 1815 में, नेपोलियन वाज डिफीटेड, नेपोलियन जो है वो हार गया। अब आप लोग सोचोगे स्टूडेंट्स कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतने अच्छे अच्छे काम वो कर रहा था, तो आखिर नेपोलियन को क्या वजह हुआ कि उसे हारना पड़ा, उसे किसी से युद्ध लड़ना पड़ा। होता है ना ऐसा स्टूडेंट्स कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो कई लोग हैं कि आपका विरोध करते हो, भले आप अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो। तो वहाँ क्या हुआ कि यूरोप में इन फ्रांस शुरुआत में तो नेपोलियन बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, लोगों को भी लगा कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ऐसा उन लोगों को समझ में आने, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो सबको कॉन्क्वायर कर रहा था, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है ही कॉन्क्वायर्ड मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ऐसा लगा कि ये हमारी आज़ादी को छीन रहा है, क्योंकि ये हमें कॉन्क्वायर करता है और फिर वहाँ अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करके वहाँ अपनी तरीके से रन करने की कोशिश करता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि इस तरह से हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। तो बैटल ऑफ वाटरलू जब हुआ 1815 में, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के द्वारा, और इन चारों देशों के ज्वाइंट ऑपरेशन के वजह से वाटरलू के बैटल 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। His ideas had a deep impact on the French societies. वो उसकी हार तो हो गई, लेकिन उसने पूरे फ्रांस के सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं पूरे यूरोपियन सोसाइटीज़ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने फल रहा। एंड इस सभी आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे चीज़ों को, सभी चीज़ों देखा। What are the ideas that we get from the French Revolution? We get the idea of liberty, democratic rights. इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने अभी तक आपको इस वीडियो के साथ मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को पूरी तरह से फिनिश कर दिया, पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिला? तो फ्रॉम दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी गेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमें इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के साथ जानने को मिला। In the last of the chapter you will see that students there was two Indian names, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy. He responded to the idea of the revolutionaries France. फ्रांस रिवॉल्यूशन से ये दोनों जो भारतीय थे वो बहुत प्रभावित हुए, है ना, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इन पर भी पड़ा। इन्होंने भी अपने यहाँ अपने देश में कई ऐसे रिफॉर्म वर्क्स किए जो फ्रांस से लिए गए आइडियाज़ से थे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, और अगर आप मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करते हैं तो इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश किया है कि आपको इस चैप्टर को दे सकूं, आपको इस चैप्टर को समझा सकूं। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। So these are the important questions which I am providing you students. It will be much beneficial for you according to your exam point of view. So this is all students. It is end of this chapter from class 9, the French Revolution. In coming future you will get much beneficial and important videos from me. मैं आपको आने वाले समय में और भी दूसरे सब्जेक्ट्स से कई सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आप लोगों को बताऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा। इन कमिंग डेज यू विल गेट सम वीडियोज़ फ्रॉम द क्लास 10 history chapter that will be the rise of nationalism in Europe. So students, keep on touch with me.
अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर और अपने सीनियर्स को आप लोग को बतलाइए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, उनको बताइए कि वो इस चैनल के साथ जुड़े और यहाँ से वो बेनिफिट ले सके, है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट, always be happy and have a nice day.